नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम करेंगे गपशप हर्ष कुमार जी से, हर मंगलवार की तरह और स्वागत कर रहा हूँ मैं नमस्कार। हर्ष का जी, और धन्यवाद। हर्ष जी से आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो हर्ष जी, दिल्ली विधानसभा में बड़ा हंगामा चल रहा है और वो भी कारण जो है वो बड़ा विचित्र है कि साहब की सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जा रहा है, इसको लेके हंगामा चल रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये सीएजी रिपोर्ट को जो टेबल करना है कि ये रूटीन काम होता है और ये रूटीन काम इन्होंने 7-8 साल से 9 साल से शायद किया नहीं है। तो अब उसको सारी रिपोर्टों को एक साथ टेबल किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे आम आदमी पार्टी वालों के लिए? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। लेकिन आप ये शुरू में बोल देते ना कि हम मंगलवार को गपशप करेंगे हर्ष जी के साथ, तो सर लोग इसे समझने लगे कि ये गपशप का जो है गॉसिप का शो है हमारा, कि हम वीकली अरे गॉसिप गॉसिप नहीं है करते भाई, गपशप का मतलब गॉसिप नहीं होता है। हैं। सर इंग्लिश और हिंदी का फर्क है केवल, मतलब तो दोनों का एक ही है। तो लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो है नॉन सीरियस टाइप की बातें करते हैं और कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं इस पे, मजा लेते हैं सब लोग। तो खैर उससे अलग चलते हैं। आज दिल्ली में जो है विधानसभा में हंगामा हुआ, 11 जो इनके एमएलए उनको बाहर निकाल दिया गया। दरअसल क्या है कि सर ये तो बहाना मिला रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि जो रिपोर्ट्स हैं वो टेबल की जाए, और ये जानते हैं कि इससे होने वाला भी कुछ नहीं है। जो रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी, उनका जो बड़ा मेजर पार्ट है वो ऑलरेडी मीडिया के सामने आ चुका है, अखबारों में पहले छपवाई जा चुकी है वो रिपोर्ट्स। तो ज्यादातर 20 के करीब रिपोर्ट है और उसमें से 7-8 तो छप चुकी हैं अखबारों में पहले से ही। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो कि छुपा सकें, दबा सकें। और अगर ये बायकाट करेंगे तो रिपोर्ट तो तब भी रखी जा सकती है, उसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जो इसके लिए बहाना ढूंढा है ना सर, वो बहाना जो है इनका पंजाब को लेकर जो इनसिक्योरिटी है वो दर्शा रहा है। अब ये मुद्दा दो चीजों पे ले आए कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें वहां से हटा दी गई, रेखा गुप्ता जहां पे बैठती है। कल उन्होंने तस्वीरें भी इस पे शेयर की सोशल मीडिया पे। फिर उसके जवाब में भाजपा वालों ने भी तस्वीरें शेयर की कि भाई जहां वो बैठती हैं वहां पे तो राष्ट्रपति और बापू की और मोदी जी की तस्वीर है, और सामने वाली जो साइड वाली दीवार है, वॉल है, उस पे वो जस की तस लगी हुई है जहां पे अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने बैठ के स्पीच दी थी। और उस आपको याद होगा कि उन्होंने भगत सिंह और अंबेडकर के बीच में केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगा के बैठ के वहां दी थी। हाँ, हाँ, तब आपको याद तब है? जो है वो अपमान नहीं हुआ था, अब तब अपमान हो गया। अपमान नहीं हुआ जब आप केजरीवाल की तस्वीर जो है अंबेडकर साहब और उनके भगत सिंह के बीच में लगा रहे हैं, तब उनका अपमान नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे देश के संविधान के मुताबिक जो चीजें हैं, तय सम्मत चीजें हैं कि भाई बापू का और राष्ट्रपति की तस्वीर लगेगी, उस पर आपको ऐतराज हो रहा है। देखिए इनकी जो भावनाएं हैं ना, वो अब सब अब इनका पंजाब पे फोकस है। भगत सिंह का और दलित वोटों का सीधा पंजाब से कनेक्शन है। ये वहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दलितों के सबसे बड़े हितैषी तो हम ही हैं, हम देखिए आवाज उठा रहे हैं। और इनके जितने भी दलित विधायक थे या मंत्री थे, उन सब ने यही आरोप लगा के पार्टियां छोड़ी कि अरविंद केजरीवाल दलितों के लिए कुछ नहीं करता, केवल बातें करता है, चुनाव के समय पे कहानियां कहना शुरू कर देता है। कभी पार्टी में संगठन में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता, ना उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती। और इवन राज्यसभा में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो दलितों का लगभग शून्य है, जबकि 10 इनके सांसद हैं राज्यसभा में। तो इस तरह की बातें जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है, ये इनकी आदत है। एक इनका स्पेशल एक डिपार्टमेंट है जो डर्टी पॉलिटिक्स हमेशा करता रहता है, और वो सब इस तरह की खुराफात लेकर आते हैं कि इस बार हमें क्या करना है, इस बार क्या नहीं करना। तो ये इस बहाने से कि भाई साहब दलितों का अपमान हो गया, भगत सिंह का अपमान हो गया, इस बहाने से सोच रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तो इनकी गलतफहमी है। सीएजी की रिपोर्ट तो अखबारों में वैसे भी छपवाई जा सकती है, और जरूरी नहीं है, केवल एक वो औपचारिकता है। इनके बाइकाट करने के बाद भी अगर वो चाहेंगे तो बाइकाट करने के बाद भी वो रख सकते हैं। अब तो फिलहाल तो स्थिति है कि सब बाहर धरना वरना देकर बैठ गए हैं आतिशी के नेतृत्व में। तो बात अब इनसे ये नोटंकी इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं, कुछ फर्क तो इससे पड़ता नहीं। देखिए, जहाँ तक ये सीएजी रिपोर्ट की बात है, आपने सही कहा कि सीएजी रिपोर्ट कोई सीक्रेट तो होती नहीं, क्योंकि हाँ। सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट्स खुद कंपाइल करके और छपवाता है।
उनकी जो हाँ, रिपोर्ट्स है, वो पूरे वॉल्यूम्स में छपती हैं। हाँ। यहाँ पर ये है कि साहब कि जब ये टेबल होगी, तब ये प्रॉपर्टी बन जाती है। टेबल होने के बाद ये सदन की प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसका डिस्कशन होता है। हुँ, हुँ। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कशन के बाद फिर ये तय होता है कि भई सीएजी ने जो पैरे बनाए हैं, सरकार उसमें जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देती है कि भई ये पैरा ड्रॉप होने लायक है, ये पैरा रखने लायक है। हुँ, हाँ। और ये सरकार सरकार करती है। यहाँ तक कि हुँ, आप देखें कि सरकार जो है बहुत सारे पैरा जो आएँगे, हालाँकि सरकार जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी, उसके बाद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये रिप्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से जाएगा कि साहब कि ये पैरे ड्रॉप होने लायक है। तो हुँ, वो जो है वो सरकार और लेजिस्लेचर के बीच का एक संवाद होता है। हाँ। सभी जगह ऐसा होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुँ, का चेयरमैन जो है वो परंपरा के अनुसार जो विपक्ष का नेता या विपक्ष के नेता जिसको नामित करते हैं वो बनता है। तो हुँ। इनको तो बैठना चाहिए आराम से भाई, हाँ, क्योंकि उसमें काट-छाँट आतिश करवाएँ, जब जो करवाना है। आतिश जी हुँ, वहीं पे बन जाएँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन, वहाँ विचार-विमर्श हो। हाँ, हुँ, मेंबर जो हैं वो मेजॉरिटी में जो जिसकी ज़्यादा होंगे सदस्य उसके ही होंगे, ये बात अलग है। हुँ, लेकिन ये विचार-विमर्श का होता है और इसमें सब सब जो है वो एक साथ बैठ के मैंने तो कभी नहीं देखा कि साहब इसमें कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के विपक्ष या पक्ष इस तरह से होता हो। सरकार हम मैंने कितनी बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हियरिंग्स अटेंड की हैं और उसमें जो है वो पक्ष-विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन कभी उसमें ऐसा दिखता नहीं कोई पक्ष वाला और विपक्ष वाला कर रहा हो। अब दिल्ली में चूँकि इन्होंने पूरी संस्कृति बदल दी है, तो ये कुछ और करना चाहते होंगे, पता नहीं क्या करना चाहते होंगे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कैसे रोक सकते हो आप? हुँ। नहीं सर, अगर देखिए ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर आप 6 साल से क्यों रोकी हैं? 16-17 के बाद से कोई रिपोर्ट इन्होंने टेबल नहीं की है और 20 के करीब रिपोर्ट ऐसी पेंडिंग है जिनमें से 6-7 तो मीडिया में छप चुकी हैं। तो फिर इन्हें ये कहने का भी कोई हक नहीं बनता कि साहब सरकार ने या केंद्र सरकार ने या सीएजी ने या फिर इन्होंने एलजी ने इन्होंने मीडिया को रिपोर्ट लीक कर दी है। जब आप इतने साल से नहीं करेंगे टेबल तो कुछ ना कुछ तो दूसरे लोग भी करेंगे ना इसमें। ये कहने का फिर आपको मुंह नहीं बच जाता। अगर आप प्रॉपर चलते रहते तो इन्हें दिक्कत मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है कि उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ जैसे कि लग भी रहा है कि कुछ ऐसी आपत्तियां लगाई गई होंगी, इस पे ऑब्जेक्शंस तो निश्चित रूप से हुए होंगे। अ, उसी से डर रहे हैं ये। जी। और वैसे ये तो पूरी बात है कि साहब की आतिशी है तो चेली केजरीवाल की, तो फुल ऑन नौटंकी तो चलती रहेगी। बल्कि उसके सामने अब ये मौका है क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन भी बन गई है। तो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन बनने के बाद उसके पास ये मौका है कि वो ये अपने को सिद्ध करे कि हाँ भई, वो केजरीवाल से भी बड़ी नौटंकीकार है। अब देखिए सर, वैसे तो जब ये एलओपी नहीं बनी थी आतिशी, तो उससे पहले मेरा और यहाँ दिल्ली में जितना भी मीडिया है, हमारे जो मित्र लोग हैं जो खासतौर से आम आदमी पार्टी को जानते हैं, इसकी कवरेज कर रहे हैं, जब से ये बनी है कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पहले दिन से इसे कवर कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि जिस तरह से इनकी सारे सीनियर लीडर्स हार गए आम आदमी पार्टी के, तो कुछ लोगों का तो ये मानना था कि सीनियरिटी के हिसाब से गोपाल राय को बनाया जाना चाहिए था नेता हुँ, प्रतिपक्ष। हुँ। वो सबसे सीनियर हैं, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं और सज्जन टाइप के आदमी उन्हें माना जाता है, उनकी छवि भी ठीक-ठाक है। और देखिए, किसी भी तरह के माहौल में हो, हमेशा सीट अपनी जीत के भी आते हैं। इस बार भी मेरे ख्याल में 25, 30, 35 हज़ार के वोट अंतर से इस बार वो भी जीते हैं। सबसे बड़ी जीत शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों में से गोपाल राय की है। तो टर्न तो उनका था। कायदे से तो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था सीनियरिटी के हिसाब से। आतिशी तो अ, अभी तो एमएलए बनी थी पिछली बार ही। गोपाल राय तो पहली बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो नंबर तो उनका था। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे लोग पसंद हैं जो उनके राज़दार रहें, उनके जो कारनामे हैं, उन पे पर्दा डालने में उनकी मदद करें। वो यस मैन की तरह जैसे राहुल गांधी की पार्टी में है कि साहब जो राहुल गांधी से जिसके विचार नहीं मिलते वो बाहर जाएं, चाहे शशि थरूर हो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो उसी तरह से उसी पैटर्न पे अरविंद केजरीवाल भी चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने आतिशी को बनाया है। हुँ। और आतिशी जो उनका काम है वो पूरी तरह से कर रही हैं और इसी तरह से करती रहेंगी। हाँ। बाकी अ,
ये पहली ऐसी सरकार है जो सत्ता में होके भी नौटंकी करती थी। इन्होंने तो सर विधानसभा के सत्र थे सारे के सारे मजाक बना के रख दिए थे। आपको याद होगा कि मोदी जी की जो चौथी पास वाली जो स्टोरी लेके आते थे राजा की, अरविंद केजरीवाल, उसके लिए तो स्पेशल सेशन बुलाते थे, 2 दिन का उसमें भाषण देते थे और सेशन खत्म कर देते थे। इन्होंने तो हमेशा मजाक ही बनाया, इन्होंने कोई सरकारी काम तो कोई पूरा नहीं किया अपना। यही जैसे रिपोर्ट टेबल करना और बाकी जो विधायी काम होते हैं वो तो इन्होंने कोई पूरा किया नहीं है। तो ये तो सेशन भी केवल भाषणबाजी के लिए ही देते थे। और अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जैसे कल रेखा गुप्ता ने कह दिया, विजेंद्र गुप्ता को जब स्पीकर बनाया गया तो रेखा गुप्ता ने तो कह दिया कि भाई आपको तो इन्होंने उठवा के बाहर फिकवा दिया था, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी से उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि विजेंद्र गुप्ता को सिर पे उठा के बाहर फेंक के आए थे मार्शल, जब 3 विधायक हुआ करते थे। विजेंद्र गुप्ता बहुत बवाल मचाते थे उस समय। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता के बारे में जैसा कुप्रचार किया जा रहा था कि वो बदतमीज है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब सीएम बनने के बाद उनके व्यवहार में तो ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आई। वो तो जिस तरह से एक पॉलिटिशियन को बिहेव करना चाहिए, आप कुर्सी को, चेयर पे बैठ के आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो तो उसी के अकॉर्डिंग काम करती हुई नजर आ रही है। वैसे इन लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया है उसमें थोड़ा बहुत इनकी भी टुकाई कराने का कोई सोचे तो वो बुराई नहीं होगी। उसका समय तो आएगा ये सर अभी, लेकिन तो अभी तो 2 दिन ही हुए सेशन चलते हुए, आएगा समय वो भी। जी। हम्म। और दूसरी जो बात मुख्य उभर कर अभी आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जनजाति के जो सदस्य हैं जनजाति? अरे सर, कभी तो आप मित्र कहते हैं, आप जनजाति कहते हैं। भाई लोग हैं हमारे सर। तो, तो आपके जो जनजाति के भाई लोग हैं देखिए सर, अब आप वो ऐसे जनजाति कहेंगे तो फिर हम आरक्षण मांगना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को, कि हमें यहाँ यहाँ भी जो है आरक्षण चाहिए हम लोगों को, अगर आप हमें जनजाति में शामिल करवाएंगे तो। नहीं तो आजकल तो मैं भी आपकी ही जनजाति में हूँ, ऐसी क्या बात जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब आप हमारी जनजाति के। है। जी ये अलग बात है कि मैंने कोई प्रेस कार्ड नहीं बनवाया हुआ है, आप लोगों के पास है। जी। तो वो जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कष्ट में है। और ये कष्ट जो है वो इस समय इनसे मोदी से नहीं है, इनको जो कष्ट है वो अमेरिका से आ रहा है और वो ट्रंप के कारण आ रहा है। हाँ, जो जी। वहाँ से खूब माल असबाब आता था और यहाँ बँटता था, वो सुना है कि बंद हो गया है। तो वो बंद होने के तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस ने उसके ऊपर एक हिट पीस निकाला और हाँ, ट्रंप तो को बकवास है। हाँ, हाँ, वो उसके ट्रंप बाद भी उस रिपोर्ट के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप 3 बार कह चुके इस बात को, दोहरा चुके। उसके अलावा केवल वो यूएस एड वाली बात ही नहीं है। बहुत सारे एनजीओ वहाँ के और भी जो डिपार्टमेंट हैं कि एनईडी हुआ करता है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, फिर उनका स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्ट करता है और फिर उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और हेल्थ, ये सारे के सारे जो है इसी में लगे हुए हैं। और दुनिया भर की फाउंडेशंस हैं अमेरिका में, उनको पैसे मिलते हैं और फिर वो यहाँ अपने चमचों को बाँटते हैं। तो वो जो बाँटने वाला काम है, वो ट्रंप ने कर दिया बंद। और उसके बाद आप देखिए आपकी जनजाति के एक प्रमुख सदस्य अजीत अंजुम जी वो किस तरह के वीडियो बना रहे हैं। अजीत अंजुम सर, आपको मैं हर बार कहता हूं, अजीत अंजुम के आप व्यूज देखिए, हुँ, आप उसके पिछले 15 दिन के देखिए, 10 लाख जो है 1 मिलियन उसकी एक आधी वीडियो कोई गई होगी, वरना कभी मिलियंस में उसकी वीडियो चला करती थी। वो अपने व्यूज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, और उसने अच्छा। अपनी टीम में बहुत सारे लोग जो जोड़े थे, उन सब हुँ, की भी जम के क्लास ले रहा है। सुनने में आ रहा है आजकल कि वो रोज भड़क जाता है वहां सुबह सुबह कि भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो। तो फिर उसने जो है वो जावेद अख्तर पे एक वो बना दिया वीडियो। हाँ, वो देखा जो मैंने। जावेद अख्तर ने जो कल पाकिस्तान वाले, भारत पाकिस्तान वाले मैच पे जो ट्वीट कर दिया था, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर चला, फिर उस पे आ गया वो। मतलब जिसे कहते हैं ना कि पहले तो आप वीडियो बनाते थे पब्लिक ओपिनियन वाले, फिर आपने अपने लाइव स्ट्रीम करने शुरू कर दिए, अब आप जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं उनके ऊपर अगर आप वीडियो बनाने पर आ गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यूज की क्या हालत है। खस्ता हाल है अजीत अंजुम का चैनल, द वायर, द लायर, सबकी बुरी हालत है।
सत्यहिंदी.com ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड वाला जो मामला उससे हाथ पीछे खींचा है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगले 4-5 साल में तो ये सारे के सारे चैनल जो है बंद हो जाने वाले हैं। देखिए, हम तो केवल इस पे निर्भर है कि हमारे व्यूज कितने आए और हमें यूट्यूब ने क्या पैसा दिया। लेकिन सर, इन्हें तो पैसा वैसे भी मिलता था ना अलग से भी, चाहे वो पेपाल के माध्यम से आता हो, किसी और तरह की फंडिंग होती हो, उससे काम चलता था। अब आप बताइए ना कि सर, हम अपने यूट्यूब चैनल से कहाँ 7-8 लोगों का स्टाफ रख सकते हैं। रवीश कुमार अगर एक अपना चैनल चला रहा है, 10-12 लोगों की टीम काम कर रही है, एक वीडियो डालता है दिन में, तो सर आप समझ सकते हैं कि केवल यूट्यूब के पैसे से तो, गूगल के पैसे से तो इतना सब संभव नहीं है ना। तो ये ने तो सपोर्ट भी आती। और चलिए, अजीत अंजुम और रवीश कुमार के तो व्यूज वगैरह ठीक थे, सब्सक्राइबर बढ़िया है, लेकिन इनके तो द वायर है, सत्यहिंदी.com में इनके तो ना व्यूज आते हैं ना इनकी वेबसाइट पे हिट्स आती हैं। तो इनका तो जो कमाने का जो था मामला वो यही था कि इधर उधर से कुछ फंडिंग हो रही थी। न्यूज क्लिक वाला जो है बंद ही हो चुका लगभग, जब से वो मामला हुआ था उनका पकड़ में। न्यूज क्लिक वालों की तो दुकान पहले से ही बंद हो गई है। तो दिक्कतें तो इनके सामने आने वाली हैं, तो अपने आप को कैसे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। इस तरह की ट्रोल्स पे आधारित वीडियो बनाने लगे हैं, स्तर गिर गया है वीडियो का। अभी उन्होंने एक वीडियो बनाया कि साहब, धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली वाला। को मिली गालीबाज सीएम। हाँ, ये काफी दिन, ये उसी दिन बनाया था जिस दिन उनका नाम घोषित हुआ था जी। और ये इनके लोगों में काफी पॉपुलर भी हुई। और उसके बाद आप ये देखें, अभी गंदे। बनाया इन्होंने कल, हाँ, उसके मोदी का 4 पॉइंट। छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, अब जब से मोदी ने बागेश्वर धाम की यात्रा की है, बागेश्वर धाम में उन्होंने एक प्रकार से बाबा को ऑनर किया है। जी। और बाबा को ऑनर करने के साथ साथ उन्होंने और भी वहाँ पर काम किया है और बड़ा अच्छा एक भाषण दिया है जिसमें मानसिक गुलामी वाले लोगों को उन्होंने हाँ, लताड़ा है। हाँ, जी, जी, बढ़िया, और बढ़िया बोले। मानसिक गुलामी जो है, क्या होती है मानसिक गुलामी, वो भी बताया है। हम्म। तो उसके बाद से तो और भी ज़्यादा अच्छा। तो उसमें तो सर इन्हीं की तरफ तो इशारा किया। उन्होंने तो कहा कि इन लोगों को जो ये हम जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं, रिलीजन का, फेथ का जो मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों में ये लोग ये काम जो है वो विदेशों के इशारे पे करते हैं, इन्हें इसकी फंडिंग मिलती है। तो मोदी जी ने भी कहा यही कि अब इन लोगों की वो फंडिंग जो है बंद हो रही है, परेशान है ये सब लोग। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, पते की बात कही। लेकिन क्या है कि सर, मोदी जी थोड़ा सा देर से जागे। ये काम अगर 1 साल पहले किया होता तो ये कहीं इस इलाके के सब लोग बचे नहीं होते। अभी तो मोदी जी ने बागेश्वर धाम की जो पॉपुलैरिटी है उसको भी जज करने में समय लगाया, या फिर मुझे लग रहा है कि शायद किसी उचित अवसर की तलाश में थे कि चलिए भाई, मेडिकल कॉलेज का वो करवा रहे हैं शिलान्यास, तो उसमें तो जाने में कोई दिक्कत है नहीं, वरना तो मंच शेयर करने की कोई बात नहीं बन रही थी। और मैंने तो, मुझे लग रहा है कि कम से कम 8-10 साल की अगर मैं बात करूं पिछली मोदी जी की, तो मैंने 2 ही लोगों के साथ इन्हें मंच पे देखा, या तो जग्गी वासुदेव सदगुरु, उनके साथ देखा, या फिर अब बागेश्वर धाम। बीच में मेरे नहीं ध्यान पड़ता कि किसी ऐसी जगह पे गए हों मोदी जी। मेरे ख्याल से चित्रकूट भी गए हैं शायद एक बार ना, वो आपके रामभद्राचार्य जी के यहाँ। शायद गए हों यूपी के चुनाव के समय, या शायद गए हों, तस्वीरें वगैरह आई थी शायद। लेकिन ये एक बड़ा मंच शेयर करना और इतनी गैदरिंग के सामने जाना, मुलाकात करने वाली तस्वीरें अलग होती हैं। और मंच पे आपको ये कह देना कि भाई मेरे छोटे भाई कह दिया, छोटे भाई कह दिया, इसी बात से तो सारे ये वामपंथी परेशान हो गए। जीत अंजुम ने तो वीडियो ये बनाया है कि जो है छोटा भाई क्यों कह रहे हैं बागेश्वर धाम को, इससे परेशान है सब लोग। तो ये अच्छा मूव है। देखिए, योगी जी तो पहले से कर रहे हैं ये काम। योगी जी तो इन चीजों में अब झिझक नहीं रहे हैं। ये मोदी जी की योगी जी ने थोड़ी भी तो सी कल कर दिया ना, उन्होंने विधानसभा में जो बैंड बजाया है अखिलेश यादव का, और बाकी ये जितने भी महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे थे लोग उनका, हाँ, हाँ, वो उन्होंने भी तो कह सुनने दिया वाला कि था। वहाँ वो सब तो सब उनकी कह दिया उन्होंने कि अपनी जो है अलग ट्रू स्टाइल में था। सब लोग जो है वो सब लोग, उनको तो पसंद आएगा ही नहीं वहाँ। बड़ी बड़ी बातें कही हैं उन्होंने, तो काफी लगभग 2 घंटे बोले योगी जी तो, बढ़िया बोले उस पर, और अभी फिर बोलने वाले हैं।
उन्होंने कहा है कि अभी मैंने कुछ अंश जो है रख लिया है, क्योंकि वो फिर जब बजट सेशन 4 मार्च को खत्म होगा ये, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो ये बहसबाजी होगी, बाकी पॉइंट्स में जवाब देने के लिए उसके लिए रख रहा हूँ, फिर बोल लेंगे, एक बार और बोलने वाले हैं योगी जी तो। योगी जी का ये ठीक है, वो हाँ, लगातार बने रहते हैं वो और विधानसभा में, बात और समाजवादी एक भी पार्टी के मौका नहीं सारे चूकते। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक भाग गए थे। माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव बैठे हुए थे, और शिवपाल यादव को जिस तरीके से चचा और तुम तड़ाक करके योगी जी ने बोला है कि चच्चू। साहब इनकी तो कि साहब इनकी तो जो है अपनी पार्टी में, अपने घर परिवार में कोई इज्जत नहीं रही है, कोई सुनता नहीं है इनकी, तो बेचारा शिवपाल, उन्होंने तो कहा कि भैया भला होता आप इस तरफ आ जाते तो ज्यादा भला हो जाता, अगर हमारी सदन में आप बैठे होते तो, लेकिन आप बैक कर गए। साफ साफ इशारा किया, खूब कहा है, खूब सुनाया है उनको। और पांडे जी से जी। कहा कि भाई आप तो नहा के आए हैं कुंभ में, माता प्रसाद पांडे, कि कम से कम आप तो ऐसा ना करो, ब्राह्मण परिवार से हो आप लोग, तो सनातन धर्म की और सबकी वैल्यूज को समझते हो, और महाकुंभ का हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितना बड़ा स्थान है, कितना बड़ा ये आयोजन है, कम से कम इसके महत्व को इस तरह से तो ना नकारो। ठीक है, कोई हादसा हुआ वहां पे, उसका हमें भी अफसोस है, इतना बड़ा आयोजन, करोड़ों लोग आ रहे हैं, ठीक है, हादसे हो जाते हैं, उसका हमें दुख भी है, हमने उसमें कंपनसेट भी किया, सारी चीजें कर भी रहे हैं, लेकिन जो उसका असली भाव है महाकुंभ का, उसे तो कम से कम आप नकारने की कोशिश मत करो। ये बात उन्होंने कही है योगी जी ने। तो मोदी जी ने भी वही बात वहां पे कही, बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में भी उन्होंने भी जो कुंभ को लेकर निगेटिविटी है उसको एक साइड किया, और उन्होंने कहा कि ये मत भूलिए कि जो लाखों वहां सफाई कर्मचारी लगे हुए, उनका काम बहुत आउटस्टैंडिंग है, और यूपी पुलिस जो दिन रात लगी हुई है, और केवल प्रयागराज में ही सीमित नहीं है यूपी पुलिस, आप समझिए तो उसके आसपास के 10-15 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां तक प्रभावित हैं। आप देखिए ना कि कुंभ को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ उमड़ रही, वहां पे 10 लोग मर गए। तो ये तो इस बार का जो आयोजन है इसने तो वर्ल्ड वाइड तहलका मचा दिया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद डिस्कवरी वगैरह इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री भी जरूर बनाएंगे इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर। अरे कुंभ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे राहुल गांधी पे भी दिख रहा है, वो भी बहकी-बहकी सी बातें कर रहे हैं इस समय। सर राहुल गांधी नहाने क्यों नहीं गए, मैं तो समझ में नहीं आया, कई तो कांग्रेसी भी नहाए आए उसमें, डीके शिव हाँ, कुमार डीके वगैरह शिव भी कुमार नहाए। नहाया है उसमें तो, हाँ, और और सर अभिषेक मनु सिंघवी नहाया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ऐसा किया है, मेरे ख्याल में 2 दिन तक वहीं रहे। अयोध्या, हनुमानगढ़ी, आसपास के जितने भी जगह वहां पे टूरिस्ट सेंटर हैं जितने भी और फेमस हैं जो वहां के, हर जगह की 4-4 तस्वीरें अभिषेक मनु सिंघवी ने डाली हैं। ये समझ में नहीं आया, अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी को कुछ चिढ़ा रहे और हैं। दिग्विजय सिंह उनके जो गुरु हैं वो भी वो है। हाँ, दिग्विजय सिंह भी हुआ है। दिग्विजय सिंह तो, दिग्विजय सिंह और ये साथ साथ ही गए, और फिर जैसे ही राजीव शुक्ला को हटाया इन्होंने, अगले दिन राजीव शुक्ला भी पहुंचे। राजीव शुक्ला को अपनी टीम से हटा दिया है इसने, राहुल गांधी ने। उसे लगता है कि वो जय शाह के साथ ज्यादा उठ बैठ रहा है आजकल राजीव शुक्ला, हाँ, तो हाँ। उसने जो है प्रभारी पद से हटा दिया, जो चंडीगढ़ और हिमाचल के प्रभारी थे वहां से हटा दिया राहुल गांधी ने। तो वो भी अगले दिन अपनी बेटी को लेके गई, वो उन्होंने भी तस्वीर डाल दी और मीडिया में बाकायदा बाइट दी राजीव शुक्ला ने, तो कि महाकुंभ में पहली बार थोड़े आया हूँ, कुंभ पता नहीं कितनी बार ना लिया हूं मैं तो इसमें, और इसका महत्व जो है हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत पुराना है, वर्षों से, हजारों साल से ये सब कल्चर रही है हमारी। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेके राहुल गांधी अलग थलग पड़े हैं, उनकी पूरी टीम नहा आई है। आप शुरुआत देखिए अखिलेश यादव से हुई थी, अखिलेश यादव नहा के आए थे, फिर दोबारा गए एक बार, अखिलेश यादव 2 बार गए, एक बार अकेले नहा के आए, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि पता नहीं रात में कहाँ डुबकी लगाया है, हमने तो देखा नहीं कुंभ जाते। फिर पूरी टीम लेके गए, अपने विधायकों वगैरह को लेके गए, अपने फैमिली वगैरह के सदस्यों को लेके गए, फिर दोबारा नहा के आए अखिलेश यादव। सर यूपी अगर चुनाव लड़ना है तो इस तरीके से चुनाव थोड़ी लड़ेंगे कि आप एक बड़े वर्ग को आप इस तरह से इग्नोर करें और फिर उम्मीद करें कि वो आपको वोट भी दे। और राहुल गांधी तो उसी रास्ते पे हैं, क्या करोगे आप? अब तो शशि थरूर से भी उनके पंगे हो गए। हाँ सर, शशि थरूर से तो पंगा सबसे बड़ा यही चल रहा है इनका, मेरे ख्याल से तो। जब इसके लिए तो काफी हद तक जो है राजस्थान की पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। आप याद कीजिए जब अशोक गहलोत को प्रेसिडेंट की कुर्सी ऑफर हुई थी, अगर अशोक गहलोत ने मान लिया होता तो चुनाव नहीं होता।
चुनाव हुआ खड़गे का और इन्होंने कहा कि हम तो चुनाव कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, तो फिर शशि थरूर ने कहा वोटिंग कराओगे तो फिर मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो कहानी वहीं से ही खराब होगी। राहुल गांधी को लगा कि भाई ये तो गांधी फैमिली के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ बगावत है, और शशि थरूर जो है हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अब टिकट काटने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत थी तो 2024 में टिकट काटते इनका, शशि थरूर का। वो भी हिम्मत नहीं है। और आप ये देखिए ना कि मेरे ख्याल में, शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि देश में इस समय कोई कांग्रेस का सांसद हो जो लगातार 4 बार से जीता हो। अगर राहुल गांधी को अगर छोड़ दें, वो 2 जगह से जीत गया था वो, अगर उसे छोड़ दें तो राहुल मुझे नहीं गांधी तो लगता कि तो एक तो हारा भी हुआ है वो। हाँ, मतलब सदन का हिस्सा तो लेकिन सर बना रहा ना, फिर भी वो वायनाड से बन गया था। लेकिन हाँ। ये अभी अगर बाकी विधायकों, बाकी सांसदों की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं याद पड़ता कांग्रेस का कोई ऐसा सांसद जो 4 बार से लगातार जीता हो, 9, 14, 19 और 24। और इस बार तो शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी ने कितना बड़ा प्लान किया था, राजीव चंद्रशेखर को लड़वाया, इतना सारा उन पे दबाव बनाया, बड़ा प्रचार किया, मोदी जी सभाएं करने के लिए गए, उसके बावजूद भी 16,000 वोट से शशि थरूर जीत गया। तो शशि थरूर को अब ये भी तो लगने लगा ना कि भाई मैं अपने दम पर भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ पार्टी में से है। और फिर देखिए जितने भी सेशन होते हैं, शशि थरूर को नहीं बोलने दिया जाता उसमें। मैं नहीं जानता पिछले 5-7 साल में शशि थरूर ने किसी भी चर्चा हो रही हो, किसी पे बजट पे या किसी भी मुद्दे पे या कोई स्पेशल सेशन, कि शशि थरूर को कांग्रेस की तरफ से डिबेट ओपनिंग करने का या डिबेट में बोलने का मौका मिला हो। अब भी मैं देखता हूँ बेचारे शून्य काल में, प्रश्न प्रहर में अपने हम्म। सवाल वगैरह पूछ लेते हैं, वरना इससे ज्यादा शशि थरूर का कुछ है नहीं। और आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं कितनी किताब शशि थरूर ने लिखी है। और कांग्रेस के मेरे ख्याल में इतने पढ़े लिखे और हाईली इंटेलेक्चुअल्स रेयर हैं, अब इस समय बचे नहीं है पार्टी में ऐसे लोग जैसे शशि थरूर है। अब यही तो शशि थरूर समझने में गलती कर रहे हैं ना, क्योंकि यदि वो राहुल गांधी से अधिक इंटेलिजेंट दिखेंगे तो राहुल गांधी उनको कैसे सहन करेंगे, आप ये बताइए मुझे। सर शशि थरूर की परेशानी राहुल गांधी से ज्यादा सर केसी वेणुगोपाल को लेकर, क्योंकि केरल में जो लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें शशि थरूर को बिल्कुल साइड लाइन रखता है केसी वेणुगोपाल। और शशि थरूर ने अभी एक पॉडकास्ट में ये कह दिया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई सीएम के लिए क्या आप कभी सोचते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मेरी तो पार्टी मेरी वैल्यू नहीं करती, और क्यों नहीं, मैं तो इतने समय से राजनीति कर रहा हूं केरल में, तो मैं एब्सोल्युटली मेरा भी हक बनता है कि मैं सीएम के बारे में सोचूं, क्यों नहीं। तो इस बात से जो केसी वेणुगोपाल एंड पार्टी है वो सब जो है परेशान है। उन्हें लग रहा है कि भाई ये, हालांकि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं इनके के सुधाकरन, वो काफी शशि थरूर के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ये वाला जो इशू हुआ ना, अभी 2-3 बयान दे दिए, विजयन की तारीफ कर दी शशि थरूर ने, तो उन्हें लग रहा है कि ये एक तरह से बागी हो गया है। हालांकि मेरा अपना पर्सनल लेवल पर यह मानना है कि शशि थरूर के सामने कांग्रेस में रहने के अलावा सर विकल्प है नहीं कुछ। अगर वो बीजेपी में आएंगे तो 2029 से पहले कुछ नहीं हो सकता। सांसद बनने अभी अभी तो कुछ फायदा नहीं है सर आने का। और सीपीएम वालों ने बताया जाता है कि उन्हें इंटरनली ऑफर दी है कि भाई आप आ जाओ। सीपीएम वालों से पता नहीं उनकी कुछ ट्यूनिंग शायद बन नहीं पा रही, वहां कुछ राइवलरी होती है आपस में लोकल में जिसके आप लगातार विरोधी होते हो। तो वहां पे शशि थरूर का बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, वहां तो झगड़ा सारा सीपीएम वालों से है, कांग्रेसियों का। तो कांग्रेसियों को यह लगा है कि 2026 का चुनाव अभी 1 साल ही रहता है केरल के चुनाव में, और उससे पहले शशि थरूर का ये एटीट्यूड और उनकी ये जो बयानबाजी देना, तो कांग्रेस इसमें असहज तो निश्चित रूप से हो ही रही है। असहज तो कर ही दिया उन्होंने कांग्रेस। वैसे भी केरला में कांग्रेस ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था, जो हर बार केरला में एक बार कांग्रेस दूसरी बार कम्युनिस्ट आया करते थे, जी यूडीएफ हाँ, एलडीएफ वो पिछली हमेशा बार टूट अल्टरनेट गया किया था। करते थे, वो पिछली बार कांग्रेस ने सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जी 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 तो हाँ। उसके बाद भी राहुल गांधी की काफी ट्रोलिंग हुई थी कि भैया तुमने ये क्या किया, तुम वहां गए और तुम्हारी टीम, तुम्हारी पार्टी हार गई। हाँ, तो 2 साल अब बाद ही हो गए थे चुनाव। ये 19 में जो गया था वहां पे राहुल गांधी, 21 में चुनाव हो गए थे। जो हरकतें हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से हार जाए, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो केरला हाँ। कांग्रेस में निश्चित रूप से विद्रोह हो जाएगा, हम्म। क्योंकि केरला में तो उनको आदत है कि एक के बाद एक, एक बार के बाद दूसरी बार उनको आना ही है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो शशि थरूर का जो विद्रोह है, ये मैं तो इसी दृष्टि से देखता हूँ
क्योंकि उनको केरला में पार्टी का भविष्य संभवतः नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और खासतौर से विधानसभा चुनाव जो अभी आ रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे, या तो यही कम्युनिस्ट रिपीट हो जाएंगे और माहौल बन नहीं पाएगा जिस तरह का आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल वो स्टेट भी तो अजीबोगरीब है सर। वो उन स्टेट्स में है जहां बीजेपी किसी भी तरह की फोर्स में नहीं है। तो शशि थरूर को ये लगता है कि भाई यहाँ कांग्रेस ही है जो कुछ कर सकती है, हलचल मचा सकती है, और उस पर वहां ध्यान दिया नहीं जा रहा। तो शशि थरूर के मन में ये कहीं से भाव आया कि भाई क्यों ना मैं कोशिश करूं। और देखिए, एक साल का समय है। बताते हैं कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन अभी चला है, बजट वाला फर्स्ट पार्ट, इसके दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि भाई मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप दो, अगले साल चुनाव है, मुझे कुछ काम तो दो पार्टी में, कि मैं केरल से आता हूँ, मुझे आप कुछ जिम्मेदारी दो, मैं 4 बार का सांसद हूँ। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया था, बताया जाता है, ये भी बात उन्होंने कही है। लेकिन राहुल गांधी की आदत क्या है कि जब कोई पार्टी का नेता उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो वो चिकन बर्गर खाते हुए उसकी बात सुनते अच्छा। हैं। वो सर वो सुना नहीं आपने हेमंत विश्वा शर्मा ने जो किस्सा सुनाया था, जब पिड्डी वाला? वहां पे तरुण गोगोई के खिलाफ हाँ, हाँ, बगावत वही, हुई वही, थी वही, और उनका गुलाम पिद्दी नबी वाला, आजाद पिद्दी। गए थे। हाँ, तो वो आए थे यहाँ मिलने राहुल गांधी से, कि पहले तो 2 घंटे मुझे इंतजार कराया, और फिर जब मेरे से मिलने के लिए आए तो हाँ करते रहे और चिकन बर्गर खाते रहे, और बर्गर खाते खाते हाँ सिर हिला के इस तरह से चले। तभी तो पार्टी छोड़ी थी हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो ये हाल है। पहले सोनिया गांधी के चारों तरफ जो बैटिंग करके रखते थे, फील्डिंग करके रखते थे, वो तो थे अहमद पटेल। किसी को भी मिलना है पहले अहमद पटेल से मिलो या मोतीलाल वोरा से संपर्क करो। आजकल राहुल गांधी के पास आसपास जो है केसी वेणुगोपाल जैसे लोग रहते हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया है। बात ही नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कोई पार्टी में डायरेक्ट वहां मिलने के लिए पहुंच जाता है, उसे कहा जाता है कि भाई आप डायरेक्ट कैसे मिलने के लिए आ गए। तो ये परिस्थितियां हैं। ये कांग्रेस की कोई नई समस्या नहीं है सर। ये 25 30 35 साल पुरानी समस्या है। गांधी परिवार अपने शैल में रहता है, अपने 4-5 सिपह सलार अपने चारों तरफ रखता है। आप उन्हीं के माध्यम से आइए, उन्हीं के वही उनके नाक कान होते हैं। आप बताइए ना कि अंबिका सोनी, जिनका कोई अपना जी। राजनीतिक वजूद नहीं है, अंबिका सोनी के कहने पर वहां से कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ को हटवा दिया इन्होंने। तो गांधी परिवार तो स्वयं में ही जो है कांग्रेस की जो बर्बादी है उसका रीजन है सबसे बड़ा। हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भी आप देखें तो कांग्रेस की जो गतिविधियाँ हैं, वो इसी ओर इशारा करती हैं। अब वो जो है वो मायावती से उन्होंने पंगा ले लिया। एक तरफ तो आप कहते हो कि साहब हमें मायावती के साथ मिलके चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं मायावती के साथ लड़के, और दूसरी तरफ उदित राज को आप सामने कर देते हो और अपने आप मायावती के बारे में स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हो। तो ये सर आप क्या ये बताइए, करना चाहते हैं? आज राहुल गांधी जो है रायबरेली में जाके ये कह रहा है कि मायावती हमारे साथ होती तो बीजेपी सरकार में नहीं होती, है ना। आज तो इन्होंने बयान दे दिया, लेकिन जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था, आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी ने कभी मायावती से बात करने की कोशिश की थी? कोई टाइम मांगा था कि भाई इन्हें भी बुलाओ, या कोई अपना मैसेंजर भेजा था मायावती के पास कि भाई इन्हें भी शामिल करो? उस समय कोशिश आपने क्या की थी? उस समय तो प्रियंका गांधी, 2022 का चुनाव ज्यादा दिन पुरानी बात थोड़े, यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी प्रभारी थी और कहती थी कि मायावती को लेकर ट्वीट किए थे कि ये बी टीम है, ये तो बीजेपी की सहायता के लिए काम कर रही है मायावती। आप ऐसा उनके बारे में कह रहे हो। और सर उदित राज से डफर हाँ। पार्लियामेंटेरियन सर मैंने लाइफ में नहीं देखा, मैं तो दिल्ली में खुद मिला हूं, ऑफिस में भी गया हूं, हुँ। भुक्तभोगी हूं सर इसका। एक छोटा सा काम हमारे ऑफिस के एक लड़के का था, उनके यहाँ रात में मार पिटाई हो जाती थी, वो जो लेट नाइट जाने वालों की चोरी चकारी। तो मैंने कहा हुँ। कि भाई इनके यहाँ 4-5 वहां पे एक पिकेट वगैरह पुलिस की लगवा दो। इतना सा काम उदित राज से हुआ नहीं था। तो ये उदित क्यों? राज तो पता नहीं, वो सांसद था उस समय सर, ये नांगलोई वाला का वगैरह का जो इलाका तो था इसको इसके तो केवल क्षेत्र में आता था। केवल एक फ़ोन करना था, उसके अलावा और क्या करना था? पता नहीं सर, इतना सा काम नहीं करवा पाया वो हमारा पत्रकार हमारे से रोज कहता रहा कि सर बताइए, आपके सामने वादा करके गए थे सांसद जी, हमारे ऑफिस में ही आए थे और कुछ भी नहीं कर पाए। तो सर ये तो बेकार लोग हैं। और उदित राज अपनी जिंदगी में सर कुछ बना तो मोदी की वजह से ही बना, इन्हें तो हक ही नहीं है कुछ कहने का। आप ही बताइए ना कि ये
अपनी पार्टी चलाई, पता नहीं क्या क्या करा उदित राज ने, कभी कोई किसी सदन का सदस्य बन पाया, कहीं विधायक या कुछ बन पाया? ये तो मोदी जी ने सीधे उठा के से सांसद बना दिया दिल्ली से। तो था थोड़ी कुछ, अपना वजूद तो कुछ है नहीं आपका। 4 वोट आपके कहने पे से लोग देते नहीं। आप मायावती से क्या तुलना करते हो? सर मेरा तो मानना यह है, आज भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर कोई पार्टी ऐसी थी जो ऑल इंडिया में पैन इंडिया पार्टी बन सकती थी, सर ये पोटेंशियल सिर्फ बसपा में था। ये सिर्फ तो बसपा में। मायावती उसे कंटेन नहीं कर पाई। मायावती जो है उस तरह से काशीराम जी जैसा कोई लीडर होता तो शायद कई स्टेट्स में होती मायावती, लेकिन मायावती का को भी आदत है वही मायावती चाटुकार, का और वो भी, अगर समझ में मायावती कान को की भी कच्ची देखिए है। ना, उसकी जो ईगो है, वो उसकी जो, जिसको कहते हैं कि एक पॉलिटिकल विजडम होती है, वो उसकी पॉलिटिकल विजडम पूरी तरह से उसकी ईगो से क्लाउडेड है। अब हाँ जैसे लोग आजकल कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के अगर जो आने वाली बात है, मैंने देखा प्रदीप सिंह ने वीडियो बनाया कि साहब की समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आप मुझे ये बताइए कि मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो मुख्यमंत्री पद कैसे शेयर होगा? नहीं सर, असंभव है। पता नहीं प्रदीप जी ने वो किस क्या क्या उसके पीछे उनका वो, विधानसभा में तो सर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोकसभा में तो मैं मान सकता हूँ कि 2029 में भी शायद एक हो जाए, लेकिन विधानसभा में तो कोई व्यवहारिकता ही नहीं है सर। समाजवादी पार्टी वाले सीट क्यों छोड़ेंगे? एक बात और बताऊं आपको, जब जी पिछली बार जब एक हुए थे 2029 में, तब ये हुआ था कि साहब मायावती जी जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदार है, तो और अखिलेश अखिलेश जी यादव जो को है यहाँ पता था रहेंगे। ना, अखिलेश यादव को तो पता था ना सर कि ना ना होगा, नो मन तेल ना राधा नाचेगी, तो वो बात होगा नहीं, कहानी वो चलेगी नहीं। तो वो उस समय तो इंश्योरेंस देना आसान है, लेकिन विधानसभा में अखिलेश यादव कैसे सर? संभव ही नहीं है। टेबल पर बैठ ही नहीं पाएंगे सर, एक भी सीट डिसाइड नहीं हो पाएगी। बसपा और सपा, कई कई सीटें ऐसी हैं, मैं अपनी वेस्ट यूपी की अगर बता दूं, कई सीटें ऐसी हैं कि वहां बसपा सपा मेन फोर्स में है। अभी भी इनकी सपा के कई कई विधायक हैं उन इलाकों में, वो कैसे सीट हम्म। छोड़ देगी? तो संभव नहीं है सर कि ये दोनों एक हो जाएं। विधानसभा में तो असंभव नजर आता है मुझे। जिसकी 0 सीट थी, आप देखिए कि लोकसभा में 0 सीट, विधानसभा में 1 सीट, और वो 1 सीट भी जो है वो बलिया जिले में है। वो भी इसलिए है वो अपने कि दम पे उसका है। अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। हाँ सही बात है। तो वो व्यक्तिगत प्रभाव से वहाँ वो ठाकुर साहब जीते हुए हैं। वो अकेली 1 सीट है। अब अकेली 1 सीट वाले जो हैं वो 125 सीट वाले से कैसे बार्गेन करेंगे? बार्गेन में मायावती पीछे हटती नहीं, वो कहती बराबरी की होगी बात। अब बराबरी की बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप 200 से ऊपर सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे देते हो और 30-40 सीटें कांग्रेस को दे देते हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं होगा सर, वही फिर बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। और मेन मुद्दा तो सर फिर वही रहेगा ना कि पहले ये भी तो बात तय करनी पड़ेगी कि सरकार बनाने का मौका आया तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अब या तो एक रास्ता सर है उसमें कि भाई तय कर लें कि 2.5 साल मायावती और 2.5 साल अखिलेश यादव, बस यही एक रास्ता नजर आता है, और तो कोई इसकी रास्ता भी नहीं। एक प्रॉब्लम है। इसकी जी। प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। इसकी ये प्रॉब्लम है कि 2.5 साल आप कहते हो मायावती, हम्म। तो पहली बात तो ये है कि मायावती जी कहेंगी कि पहले मैं बनूंगी पहला टर्म में पहला टर्म। ये काम ये एक बार भारतीय जनता कर पार्टी चुकी के है साथ कर चुकी हैं, कल्याण सिंह और के जब टाइम इनका में। खुद का 2.5 साल का टर्म खत्म हो गया, तब इन्होंने हम्म। सपोर्ट वापस ले लिया। वो सर ये छह अलग छह बात महीने है का कि हुआ वो था तब कल्याण तो। सिंह जी ने जो है तोड़-फोड़ करके और नरेश अग्रवाल और के हाँ। सबके मिला के और फिर वो अपनी सरकार हम्म। बना ली। हाँ। लेकिन काम ये इस तरह का कर चुकी हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई विश्वास करता भरोसा नहीं नहीं है। करेगा। हाँ ये तो है। और ख़ास तौर से जब हमारे कलेश बाबू को ये लग रहा है कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसकी ट्रेंड को ये मानते हैं बेसलाइन, कि वो बेसलाइन हाँ। है। तो उसके हिसाब से ये अपने आप को जीता हुआ मानते हैं, तो ये खुद खुद जीते हुए हैं, तो ये क्यों अपनी क्यों जगह क्यों या करेंगे? स्पेस जो है वो सरेंडर करेंगे ये? हाँ ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, तो जब मुझे तो आप ये उन्हें लग चल्लू रहा है कि खाने मैं, की ही लगती है अभी तक, आपको सही बताऊँ, ये तो हाँ बात हो रही है।
मुझे तो चंडू चंडू खाने की खाने की लगती बात, है। बिल्कुल चंडू खाने की है जी, कोई दम नहीं है इसमें, तो संभव ही नहीं है वो तो। और एक बात और बताऊं सर, 2019 में इन्होंने किया था ना लोकसभा में, और मेरा मानना था कि अगर ये किसी तरह से 2022 में करते ना, तो सर चांस बन सकता था कुछ इन लोगों का, उसे कंटिन्यू करते आपस में बातचीत करके, उस समय माहौल बढ़िया बनता। अब तो संभव नहीं लग रहा मुझे, जो गैप के बाद के भाई, आप वोटर बेवकूफ थोड़ा ही है कि आप 6 महीने पहले कहो कि साहब केजरीवाल के और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और 6 महीने बाद जो है केजरीवाल को गाली देने लगो, तो बेवकूफ थोड़ी है वोटर। वोटर ने तो बिल्कुल, दिल्ली के जो वोटर है उसने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, कि कभी आप उसके साथ हो, कभी आप उसके खिलाफ हो। हाँ, तो ये तो समस्या भारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इनको ये तय करना पड़ेगा कि आखिरकार चाहते क्या है। मेरे पास और तो सर किसी कांग्रेस ने जो है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। कांग्रेस कह रही है कि साहब कि वो मायावती जी हमारे साथ होती। मेरे पास तो सूचना एक और है। मेरे पास तो सूचना ये है कि भाई कांग्रेस और ये रावण वाली जो पार्टी है, आज़ाद आजाद समाज, समाज, हाँ। और एक नई पार्टी आज़म खां जो है वो बनाने जा रहे हैं। आज़म खां बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनका मतलब उद्देश्य जो है कि साहब, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाया जाए। हाँ जी, और वो इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब अपना मुख्य ध्येय बना रखा है कि अखिलेश को इसको बाहर बर्बाद करना करना है। है। आपके भाई को, हमारे, हम्म। इसको बाहर करना। हाँ सर, अब बढ़िया है फिर तो, अभी समय भी है, तो आजम खां को बढ़िया है, अनाउंस कर देना चाहिए अपने लड़के को, उसका अध्यक्ष बना दें और अपना काम शुरू कर दें अभी से ही, मैसेज देना शुरू कर दें लोगों में, मुसलमानों में, तो फिर तो खेल बिगड़ जाएगा इन लोगों का। और उसमें जो है, अगर मायावती को भी मिला लें तो कॉम्बिनेशन डेडली बन जाएगा सर। मायावती और चंद्रशेखर रावण एक स्पेस में नहीं आ सकते, वो एक अरे सर मंच पे नहीं आ सकते। वो बातें सब सेट हो जाएंगी। चंद्रशेखर रावण को कह देंगे 10 सीटें तुम्हें दे देंगे, वेस्ट यूपी में ही तो है उसका सर प्रभाव, बाकी मायावती लड़ लेगी। वो एक तरह से कोई पार्टी मर्ज तो हो नहीं रही है, अपना अपना वजूद है। आरएलडी वाले भी तो मिल जाते थे, कभी बीजेपी की तरफ, कभी सपा की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ। आरएलडी वाले नहीं चलाते रहे काम, कौन सा कोई ऐसा हो गया कि जाटों ने वोट देनी बंद कर दी आरएलडी को? चल तो रहा है ये काम उनका, ऐसे ही चला लेगा चंद्रशेखर भी। और चंद्रशेखर ने तो अभी शुभांकर के पॉडकास्ट में कहा है, मायावती के ऑफिस पे फोन मिलाया उसने, और वहां पे कहा कि मुझे बहन जी से मिलने का समय चाहिए, क्या मुझे समय मिलेगा? वो उससे तो पूछा गया, शुभांकर ने पूछा था कि भाई आप बताओ कि जो है मायावती से कभी मिले हो? उसने कहा जी मैंने मायावती से मिलने की बहुत कोशिश की है, और मैं तो मायावती जी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन मायावती मुझे मिलना नहीं चाहती, मुझे टाइम नहीं देती है। फिर फोन पे क्या हुआ, मैंने नहीं तो उस देखा। पे उसने कहा कि भाई ये क्या बसपा कार्यालय है, मैं जय भीम, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना से। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए, जिसने फोन उठाया, कि भाई मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ और आप मेरी उनसे बात करा दें किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम आपका नाम नोट कर लेते हैं, आप सच में चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हो? कि हाँ मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बताते हैं आपको। तो अगर कुछ उसका बुलावा कहीं आया होता तो वो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद जरूर शेयर करता। कहाँ सर, मायावती से ये बात सही है सर, मायावती से मिलने की कोशिश आजाद ने पहले भी की है, और जब ये सांसद नहीं बना था उससे पहले से कोशिश कर रहा था ये। लेकिन मायावती को ये लगता है कि भाई देखिए सर, क्या है कि ये सारी पार्टियां वाले जो है ना, ये परिवारवादी हो जाते हैं अंत में। का बसपा तो परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहती कि परिवार से बाहर का कोई आदमी इस पे जाए, वो चाहती है कि उसका भतीजा रहे। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि कोई पार्टी पर जो कब्जा बाहर का आदमी करे, बीवी का कब्जा रहना चाहिए। तो ये जब प्रवृत्ति आपके मन में आ जाती है, अब तो नीतीश कुमार भी इसी राह पे चल पड़े सर, बेटे को सामने कर रहे हैं, एक्टिव कर दिया है अपने बेटे को, सुनने में आया है वहां। तो सर अंत में आदमी जो है अपने लोगों पे भरोसा नहीं करता है, तो यही पार्टियां खत्म हो जाती हैं। जैसे बीजू जनता दल है, खत्म ही हो जाएगी, मुझे तो लगता नहीं है। मायावती की पार्टी है, खत्म ही हो जाएगी अगर इस तरह से चलेगी तो, कैडर को नहीं आप देखेंगे तो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात है। तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।